हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रिशा स्किन हेयर क्लिनिक भोपाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है या कौन कौन सी मेडिसिन हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लेनी चाहिए और ये कब तक लेनी चाहिए। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद, क्योंकि वो एक सर्जरी होती है, तो हमें पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन्स लेनी होती हैं, जिनमें जनरली एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, एक एंटीबायोटिक क्रीम होती है जो डोनर एरिया पे हम लगाते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स होते हैं, इचिंग के लिए मेडिसिन होती है। तो ये इस तरह की मेडिसिन हमें जस्ट सर्जरी के बाद लेनी होती है। ये सर्जरी के 5 से 7 दिन तक हमें लेनी होती है, जिससे हमारे वुंड इन्फेक्टेड ना हो और हमें कोई इचिंग सेंसेशन ना हो या हमें किसी तरह का दर्द ना हो। तो अब हम 7 दिन के बाद हेड वॉश करते हैं। ये हेड वॉश हम तीसरे चौथे दिन के बाद कर सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारा ग्राफ्ट बॉडी का पार्ट बन चुका रहता है। ये माइल्ड शैम्पू यूज़ किया जाता है, कोई बेबी शैम्पू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इन क्रस्ट को निकाल देते हैं। उसके बाद अगर हमें डैंड्रफ की शिकायत ज़्यादा है तो कोई एंटी फंगल शैम्पू यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि हेयर की मेडिसिन्स। अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एंड बायोटीन के। ये दोनों सप्लीमेंट्स स्किन, हेयर और नेल्स के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो इन सप्लीमेंट्स को हमें 6 मंथ तक लेना होता है, जिससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर दोनों को अच्छा ग्रोथ मिलता है। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे भी ग्रो करते हैं। लेकिन स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट सप्लीमेंट्स लेते हैं उनकी ग्रोथ बेटर आती है इन कंपेयर टू जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। सेकंड, फिनास्ट्राइड या डीएचटी ब्लॉकर। ये 5-अल्फा रिडक्टेज इन्हिबिटर होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। इनका सप्लीमेंट लेने से या इन मेडिसिन को लेने से हेयर मिनिएचराइजेशन प्रोसेस कम होता है। तो बेसिकली ये आपके एग्जिस्टिंग हेयर के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि बाद में भी मिनिएचराइज हो सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए और आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट लंबा सस्टेन करने के लिए फिनास्ट्राइड का लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक फिनोमेना होता है रेसिपिएंट डोमिनेंस। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली डोनर डोमिनेंस पे काम करता है कि डोनर एरिया से निकाला गया हेयर जब रेसिपिएंट एरिया पे लगता है तो वो अपने कैरेक्टर लेके चलता है और वो हार्मोन्स के एक्शन को रेस्ट करता है। लेकिन साल दर साल रेसिपिएंट एरिया भी अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू करता है और कुछ % बाल ट्रांसप्लांटेड हेयर भी अंडर मिनिएचराइजेशन प्रोसेस में जा सकते हैं, तो उनको भी फिनास्ट्राइड मिनिएचराइज होने से रोकता है। तो जितना लंबे समय तक हम फिनास्ट्राइड लेते हैं उतना लंबे समय तक हम अपने बालों की रिजल्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद अगला मेडिसिन होता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल हमें रोज़ लगाना होता है। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ग्रोथ फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है और यह भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में प्रूवन है कि यह भी आपके बालों की थिनिंग को रोकता है। तो मिनॉक्सिडिल को भी हमें हमेशा कंटिन्यू करना है। जितना लंबा हम मिनॉक्सिडिल को कंटिन्यू करते हैं उतना लंबा हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट सस्टेन रहते हैं। तो डाइट वाला पार्ट जो है वो हमें बहुत अच्छे से देखना है। हमें बैलेंस डाइट की तरफ शिफ्ट होना है। हम जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट से ले लेते हैं हमें उतना सप्लीमेंट्स की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन फिनास्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल ये हमें आगे भी मेंटेनेंस के लिए यूज़ करने रहते हैं। मिनॉक्सिडिल हम एक ऑयल की तरह रूटीन यूज़ में आगे ले सकते हैं और फिनास्ट्राइड को एज अ मेंटेनेंस डोज में हम ऑल्टरनेट डे या 2 दिन में एक बार भी ले सकते हैं।
ताकि ये रिजल्ट्स को ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन करें और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम हों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ये उनके साथ जिनको अभी हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने कराया है या जिनको बाल्डनेस की समस्या है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यूज़फुल जानकारी आपसे मिस ना हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।